everyone, welcome back to my channel. This is Sananya Jadeja, and I scored 100 out of 100 in my psychology exam in 2024. So, I know that your exam is on 4th of April, and you have fairly more time than I think I had. My exams were finished in March, but आई थिंक दैट्स अ रियली बिग डिसएडवांटेज एज वेल बिकॉज आपके पहले बीच में एग्ज़ाम्स होंगे और आपके पास साइकोलॉजी को प्रिपेयर करने का बीच में इतना टाइम नहीं होगा. तो आई एम गोना गिव यू अ स्ट्रैटेजी जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू जनरल टिप्स जो मैंने यूज़ की थी फॉर माई साइकोलॉजी एग्ज़ाम. एंड या दैट्स इट, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. गाइज, अगर आपको एक्चुअल में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो यू विल हैव टू फॉलो दिस. No other choice, I would say, and you have the time. तो सबसे ज़्यादा जो वेट वाले चैप्टर्स हैं, लेट्स से फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो फोर्थ चैप्टर है, ये सब चैप्टर्स के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी हाई. 13 आई थिंक इट्स 13 एंड 12 अगर आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है तो. एंड आई वुड से कि इनकी NCERT आपको पढ़नी पड़ेगी. आपको इनकी लाइन बाय लाइन आई वुड से कि आपको याद होना ही चाहिए. ऐसे नहीं कि बिल्कुल रटाओ, बट इसमें से अंदर से लाइन उठा के क्वेश्चन आ जाते हैं. एंड दे आर एक्चुअली रियली नाइस चैप्टर्स इफ़ यू स्टडी. अगर आपको साइकोलॉजी में एक्चुअली इंटरेस्ट है तो आपको ये चैप्टर्स पढ़ने में भी मज़ा आएगा. आई नो ये बहुत लॉन्ग चैप्टर्स हैं, तो आई वुड से कि दिसंबर में एंड जैन में इनकी NCERT रीडिंग्स अच्छे से कर लो, ठीक है. बिकॉज ये जो 3 चैप्टर्स हैं इनमें से मैक्स क्वेश्चंस बनते हैं. ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, आपको आगे भी CUET में बहुत हेल्प करेंगे. आई गॉट CUET में भी 200 आउट ऑफ 200. एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी पूरी NCERT पढ़ो, जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं. इनकी 2-3 बार पढ़ो. बाकी जैसे मीटिंग लाइफ चैलेंजेस है और एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन है, एंड सबसे कम जो है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस जो चैप्टर हैं, इनकी आप एक बार NCERT, मैंने तो एक दिन पहले पूरी NCERT, मैं 8 बजे बैठी थी, ठीक है. माई एग्ज़ाम वॉज नेक्स्ट डे बिकॉज मेरे में गैप ज़्यादा नहीं था. मैं लास्ट डे ही बैठी थी एंड आई रेड NCERT पूरी फिर से अगेन लास्ट टाइम एंड आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100. तो NCERT को घुट के पी जाओ, आपको सब लर्न होना चाहिए. एंड आई वुड सजेस्ट यू, सेकेंड टिप है माइंड मैप्स. माइंड मैप से आपको NCERT बहुत अच्छे से लर्न हो जाती है. विशाल पांडे सर हैं, उनके माइंड मैप्स उनके YouTube चैनल पर डले हुए हैं. अगर आपको नहीं मिले आई विल ट्राई टू हेल्प यू फाइंड दैम. बट वो माइंड मैप्स से आपका सब कुछ हो जाएगा ऑलमोस्ट. हाँ, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जो आपको थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा. ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं है, थोड़ा डिटेल्स कम है, तो वो आप उससे रेफरेंस लेके अपने खुद के माइंड मैप्स बना के अपने यहाँ जैसे सपोजिडली ये है तो आई वुड हैव पेस्टेड इट हेयर, ठीक है. तो मुझे बार बार दिखता रहेगा. तो इवन प्री बोर्ड्स के टाइम जब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था, मैं माइंड मैप्स देख के जाती थी. एंड मेरे कभी भी साइकोलॉजी में कम मार्क्स नहीं आए. आई हैव ऑलवेज गॉटन एट, मतलब 5 मार्क्स मेरे मैक्स करते हैं. तो वो माइंड मैप्स हेल्प सो मच. एंड आई नो साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव MCQs भी टफ आ सकते हैं. तो माइंड मैप से आपके दिमाग में सब घुस जाता है. आई नो साइकोलॉजी में बहुत कुछ लर्न करना होता है, इसीलिए आई एम सेइंग माइंड मैप्स मेक थिंग्स सो मच मोर ईजियर. थर्ड टिप, सो माई साइकोलॉजी टीचर वॉज वेरी हेल्पफुल. मेरी स्कूल की साइकोलॉजी टीचर सुनीला मैम, शी वॉज वेरी हेल्पफुल. एंड उन्होंने हमें इतनी केस स्टडीज़ भेजी थी, स्पेशली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड सेल्फ एंड पर्सनालिटी वाले चैप्टर्स के लिए. इतनी सारे हमें नोट्स मिले थे उनसे, तो इट मेड माई वर्क बहुत ज़्यादा ईजी. एंड केस स्टडीज़ करने से ना बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. तो आपको ऑनलाइन जितनी भी केस स्टडीज़ मिल रही हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करो, केस स्टडीज़ ढूंढो. इवन बुक्स में बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं. अभी आपने आई थिंक कुछ लोगों ने तो ख़रीद ही ली होगी. ऐसे करो कि अगर आपके फ्रेंड्स के पास कुछ है, दैट्स व्हाट आई डिड. मेरी फ्रेंड्स के पास कुछ बुक्स थी, उनसे मैंने फ़ोटोज़ मंगवा ली थी. मैंने उनको बदले में कुछ हेल्प कर दिया था. ऐसा चलता रहता है. एंड सॉल्व दोज.
MCQs जितने सॉल्व कर सकते हो, फ्री टाइम होता है आपके पास, आप सॉल्व करो, देखते रहो आप। जैसे इफ़ यू आर इन द बस एंड आपके पास फ़ोन है तब कर लो, या फिर ये जो सिटिंग तो आइडल एंड आप कुछ जैसे सीरीज़ देख रहे हो साथ साथ सॉल्व कर लो इफ़ यू कैन, ठीक है। तो MCQs साथ साथ सॉल्व करने में आपको एक ग्रेटिफिकेशन भी मिलती है कि ओ मेरा ये आंसर सही है। एंड MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट CUT के पर्पज़ से भी, तो MCQs भी सॉल्व करो। तो केस स्टडीज़ आपको लगानी है, और PYQs, यस PYQs। अब अगर तो आपका लास्ट एग्ज़ाम 22 मार्च को है पॉल साइंस का, और उसके बाद सीधा साइकोलॉजी है, तो बीच में आप पूरी NCERT फिर से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड जैसे ये जो थोड़े से चैप्टर्स है ना, एटीट्यूड वाला एंड ये स्ट्रेस वाला चैप्टर है, एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस, ये चैप्टर्स ना मेरे बहुत अच्छे नहीं थे, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इसीलिए मैंने इन चैप्टर्स को माइंड मैप से किया, एंड लास्ट में मैंने NCERT की थी। NCERT पढ़ना तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये चैप्टर्स समझ आने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, तो दैट्स वाई मैंने इन चैप्टर्स को माइंड मैप से किया था, और फिर इसके बाद इनके क्वेश्चंस लगाए थे थ्रू PYQs। आई नो कि बिल्कुल आई नो आपके पेपर पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, पर स्टिल आई वुड से कि आप जितने PYQs आप लगा सकते हो ना उतने लगाओ, जितनी केस स्टडीज़ आपको PYQs में मिल रही हैं वो लगाओ, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पेपर का आइडिया पहले ही लग जाएगा। साइकोलॉजी का पेपर इज़ नॉट हार्ड, इट्स नॉट हार्ड। माई टीचर सुनीला मैम, व्हेन शी शोड मी पिछले साल का पेपर, आई फाउंड दैट पेपर हार्ड, येस, बट आफ्टर लाइक जब मेरा पूरा प्रेपरेशन हो गई उसके बाद मैंने उस पेपर को देखा, आई रियलाइज इट वॉज नॉट हार्ड, इट वॉज जस्ट मैंने अपनी पूरी प्रेपरेशन 100% उस टाइम नहीं कर रखी थी। तो डोंट बी स्कैर्ड, PYQs लगाओ तभी आपको आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। एंड पैनिक नहीं करना है, साइकोलॉजी इज़ नॉट दैट टफ, आई एम टेलिंग यू, पेपर इतना बुरा नहीं आता है। एंड आप अगर पेपर प्रेजेंटेशन अच्छे से करो ना, सुंदर से फ्लो चार्ट्स बनाओ एंड सब चीज़ों को एक्सप्लेन करो। चैप्टर 2 में जैसे चैप्टर 2 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है। चैप्टर 4 बहुत बड़ा है, चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, इनके बहुत ज़्यादा मार्क्स भी हैं, तो इन पे ध्यान दो। इनको बार बार फ्लो चार्ट से रिवाइज़ करो, इनको बार बार इनकी हेडिंग्स रिवाइज़ करते रहो, इनको समझो, इनको डिस्कस करो, अपने दोस्तों को समझाओ, दैट्स हाउ यू गोना लर्न, ठीक है। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो अपनी टीचर से पूछो, आपको ऐसे बैठ नहीं जाना है। अब आई वुड से कि अगर आप साइकोलॉजी से डरते हो ना, तो आप ना ऐसे करो, पहले आई वुड से कि छोटा देन बड़ा चैप्टर, छोटा देन बड़ा चैप्टर, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल, बिकॉज आपने जैसे स्टार्ट किया चैप्टर 1 से, फिर आप चैप्टर 3 कर लो, फिर आप चैप्टर 2 कर लो, फिर आप चैप्टर 5 कर लो, बट चैप्टर 5 मॉडरेट है, और उसके बाद फिर आप चैप्टर 4 कर लेना, फिर आप 7 कर लेना, और फिर आप 6 कर लेना। तो ऐसे ना थोड़ा शॉर्ट फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग, ऐसे कर लोगे ना तो यू विल फील लेस बर्डन्ड। और आई वुड से कि अपने नोट्स रेफ़र कर लेना। अब बनाने बैठोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्टी तो होगी, येस, अपने नोट्स अगर अब बनाने बैठोगे तो इसलिए रेफ़र कर लेना दूसरे के नोट्स से। बट हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। अगर अपने नोट्स नहीं बनाए तो वो टीचर्स के नोट्स ले लेना, या इफ़ यू वांट मैं अपने नोट्स ट्राई करूँगी डाल दूँ नीचे। बट हाँ, नोट्स के वो छोड़ दो कि अब मैं शुरू से नोट्स बनाने बैठ रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो चैप्टर नहीं आ रहा उसके बना लो, पर ऐसे नहीं है मैं पूरा नोट्स बनाने बैठ रही हूँ। टीचर के नोट्स, दूसरों से नोट्स रेफ़र कर लो, पर अब बनाने का टाइम नहीं है। अब बस अपने आंसर राइटिंग पे फोकस करो कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू डेफिनेशंस। देखो, डेफिनेशंस याद करना ज़रूरी है, बिकॉज आप अगर जैसे वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड, तो आप स्किज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन, आई नो बहुत डिफिकल्ट है, वो याद कर लोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि ओके शी नोज़। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, एप्टीट्यूड की, ये सारी डेफिनेशंस तो बहुत ही कॉमन है। बट वैसे भी जो डेफिनेशंस है जैसे स्ट्रेस की, ये जो मेन जो डेफिनेशंस है ये लर्न करनी है, और ये आप अलग से कहीं लिख लो। आई वुड से बहुत सही रहेगा अगर आप सारी डेफिनेशंस अलग से लिख के अपनी नोटबुक खोल के रोज़ 10 मिनट बस रिवाइज करते रहो डेफिनेशन। या सो डेफिनेशंस लाइक एटीट्यूड, टीम, क्राउड, सेल्फ, ये सारी आपके मुंह पे होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे तो आपको आनी चाहिए, बिकॉज मैंने जितना नोटिस किया साइकोलॉजी में, टीचर वांट्स टू गिव यू मार्क्स, ठीक है, शी वांट्स टू गिव यू मार्क्स, पर आपको बस ऐसे प्रेजेंट करना है कि आपको आता है, और एटलीस्ट आप डेफिनेशंस तो सही से लिखोगे, और उसके बाद अगर आप डेफिनेशन लिख के उसे एक्सप्लेन कर दोगे, एंड देन अगर आप फ्लो चार्ट्स बना दोगे तो आपका काम हो जाएगा। और लाइक मेरा साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन में ये हुआ था
कि मुझे 2 आंसर्स लग रहे थे। बोर्ड एग्ज़ाम में ही हुआ था। एक क्वेश्चन ने मुझे इतना कंफ्यूज किया कि मुझे लगा उसके दोनों आंसर्स हैं। एंड द थिंग इज़ कि मैंने दोनों आंसर्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दिया। जो मुझे मेन आंसर लग रहा था उसे मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, और जो मुझे लग रहा था कि शायद मे बी मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया वो भी लिख दिया। जो मैंने पहले लिखा था वो मेरा आंसर सही था। तो कभी आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है ना, तो आप लिख देना। बहुत ज़्यादा आई वुड से कि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहे हैं ये, क्योंकि साइकोलॉजी में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक्ड है, तो कभी कभी हो जाता है। वैसे तो अगर कीवर्ड्स आप अच्छे से करोगे तो ऐसी कन्फ्यूजन नहीं होगी, बट हाँ केस स्टडीज़ में हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रही हर केस स्टडी में 2 आंसर लिखो कि ये भी हो सकता है, नहीं। जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि ये तो यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो द चांसेस आर कि बहुत सारे बच्चों को वो डाउट होगा। तो दैट्स व्हाट यू कैन डू। बट ऑनेस्टली अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, अनलेस द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड बुरी तरीके से। अब लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम्स एंड टेबल्स जो हमें बनानी है। जैसे इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर नेचर एंड नर्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको जो स्टैटिस्टिकल डेटा बुक में गिवन है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर एग्जैक्ट कर पाओ तो और अच्छा है। वो ट्विन्स केस स्टडी और वो जो है मैंने तो प्रॉपर किया था मेंशन। एंड ये वाले क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा चांस होता भी है। वो जो ग्राम है ना, आई थिंक बेल शेप्ड कर्व वो जो होता है, वो जो डायग्राम है, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, पर हाँ वो जो है ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, आपको आना चाहिए बनाना ये। और अगर आप प्रॉपर वो टेबल्स बनाओगे तो आपका आधा काम खत्म हो जाएगा। जैसे टेबल है वो वेरी सुपीरियर, हाई एवरेज, एवरेज, लो एवरेज, कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आपको वैसे अगर आ जाएगा ऐसा बिल्कुल तो आपको बनानी पड़ेगी। बट ये आपको याद रखनी ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज इसके अंदर से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एक पर्सन है, ही इज़ वेरी, हमेशा टॉप करता है, सारी चीज़ों में अच्छा है, म्यूज़िक भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसकी कितनी इंटेलिजेंस होगी, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। तब फिर आपको पता होना चाहिए कि हाँ वो वेरी सुपीरियर है, वो अबव 130 है। तो वो आपको याद कैसे आएगा जब आपको ये टेबल आएगी। तो हाँ ये मत सोचना कि इतनी बड़ी टेबल कहाँ ही आएगी, मैं नहीं करता, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है बॉडीली, काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इसमें भी ऐसा नहीं है कि बिकॉज ये इसमें MCQs भी आते हैं अब हमारे CUET एज वेल एज बोर्ड्स में, तो हमें सब कुछ ऑलमोस्ट आना ही चाहिए। आप कुछ भी ऐसे बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपको MCQ में मार्क्स नहीं चाहिए तो फिर अलग बात है, बट अगर चाहिए तो फिर आपको कोई भी आप कॉन्सेप्ट ऐसे छोड़ नहीं सकते बिल्कुल। और हम लोग वो क्रिएटिविटी वाला जो सेक्शन है उसे भी हम थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, बट उसको भी आप पढ़ के जाना एक बार, बिकॉज वो उसमें से 1-2 नाम याद कर लेना जो जिन्होंने क्रिएटिविटी का वो दिया है, इंटेलिजेंस चैप्टर से बता रही हूँ मैं। और इग्नोर मत कर देना वो लुई टर्मन वाला क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में, बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे मैंने देखा है कि मेरे पेपर में क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस आए थे 2-2 मार्क्स के। तो वो ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस आए जिनका ऑलमोस्ट सेम आंसर है, बस आपको थोड़ा सा वो करके पूछा गया, आपको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके सेम आंसर भी देना पड़ सकता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, वो आपके लिए ही फ़ायदा है। और डेफिनेशंस लाइक ये तो आपको याद ही होगा। अगर हम सेकंड चैप्टर में बात करें तो सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कंसेप्ट, इन सब में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये भी आ सकता है क्वेश्चंस में। ये सब बहुत ईजी भी हैं और इनसे बहुत क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसमें डायग्राम्स लाइक इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, कलेक्टिविस्ट कल्चर, वो वाला डायग्राम जो है सर्कल और ट्राइंगल वाला, वो याद रखना। एक और कॉम्पोनेंट है इसमें, ये सब भी अगर आप याद कर सकते हो, ये थोड़े जिनको बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 चाहिए वो प्लीज़ ये भी याद करके जाना, पर्सनालिटी रिलेटेड। एंड ऑल्सो ये 5 फैक्टर मॉडल, ये तो आता ही होगा। इसे याद करना है तो ओशियन से याद कर सकते हो, OCEAN, ओशियन से। बाकी ये सब तो आपको पता ही है कि साइकोडायनेमिक अप्रोच याद करके जाने हैं, ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच याद करके जाना है। ये मैं डायग्राम की बात करी थी जो कि लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ समझ लेना कि एकदम वो होती है, अनकॉन्शियस में होती है, और ये थोड़ा मतलब समझ लेना अगर समझ में आए तो। बाकी ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइफ इंस्टिंक्ट किसको कहते हैं, द इंस्टिंक्चुअल लाइफ फोर्स दैट एनर्जाइजेस द इड, उसको क्या कहते हैं, ये लाइन आ सकती है।
और ये सुपर ईगो का पार्ट है। बाकी ये जो रिप्रेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिएक्शन फॉर्मेशन, रैशनलाइजेशन, ये पढ़ लेना डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसमें से बहुत सारे MCQs बनते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैंने बताया था ये ओडिपीएस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओके। एंड ये भी पढ़ लेना फिक्सेशन क्या होता है, जब फेलियर ऑफ अ चाइल्ड टू पास सक्सेसफुली थ्रू द स्टेज लीड्स टू फिक्सेशन टू द स्टेज, और जब एकदम से पीछे चले जाते हैं तो उसे रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। एंड देन ये कार्ल यंग की जो है, इस ऊपर का नाम याद कर देना, एम्स एंड एस्पिरेशंस, इसे क्या कहते हैं याद कर देना, ये ना पॉइंट्स में याद होंगे, ठीक है। तो जैसे कार्ल यंग लिखो, उसके बाद जो जो मेन पॉइंट्स है उसमें 2-3 मेन पॉइंट्स बना दो। जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें उन्होंने बात क्या की थी, कलेक्टिव अनकॉन्शियस कंसिस्टिंग ऑफ आर्केटाइप्स या फिर प्रीमोडियल इमेजेस। फिर ये गॉड, मदर अर्थ, ये तो हमें पता ही, हमारे सबके अंदर ये आइडिया होता है ना कि गॉड क्या होता है, मदर अर्थ क्या होती है। ये किसके अंदर आ रहा है, फ्रूइड से हट के और भी लोगों ने वो थ्योरीज दी, पोस्ट फ्रूडियन कहते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये आ सकते हैं मतलब, और ये बहुत इजी भी है। सर्च फॉर आइडेंटिटी 11th में हमने एरिक एरिक्सन का नाम पढ़ा था, ठीक है। एंड ये कल्चरल अप्रोच भी बहुत इजी है, बिहेवियरल अप्रोच, ये बस ये ना फुली फंक्शनिंग पर्सन, इसके मेन पॉइंट सब देख लेना। एंड उसके बाद ये डायग्राम भी, हाँ ये कॉन्ग्रेंस इनकॉन्ग्रेंस डायग्राम ज़रूर देख लेना। और ये जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ये क्वेश्चन मेरे में आया था, किसने डेवलप किया था, रॉजर्स ने, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट याद कर देना, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री जो थी, आइसेनिक पर्सनालिटी क्वेश्चनर, EPQ, है ना। ये तो आप लोगों ने शायद वो भी किया होगा, इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हैं ये, है ना। एंड इसके बाद जो प्रोजेक्शन टेक्निक्स, ऑल्सो ये सोशल डिज़ायरेबिलिटी एंड एक्सेंस की वो कर लेना, डेफिनेशन कर लेना। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में सबके मतलब ये मुझे भी याद नहीं होती थी, पर हाँ ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, द स्टिमुलाई और रिलेटिवली, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर लेना, और ये बहुत इजी भी है। और अगर ये याद नहीं होते ना आपको, तो आई वुड से कि इनके पॉइंटर्स बना लेना, जैसे आपको 4 पॉइंट 5 पॉइंट बन रहे हैं कि किसने दिया था, क्या क्या होता है इसमें, और कितना ब्लॉट का क्या साइज़ होता है, क्या कलर होता है, और इसकी डेफिनेशंस। तो ऐसे ही याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर ही ये करना पड़ेगा, और ये इजी भी है। ड्रॉ पर्सन टेस्ट कितना इजी है, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी कितनी इजी है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कितना इजी है, हमने बहुत बार किया है। तो या दिस इज़ इट। एंड देन बिहेवियरल एनालिसिस में क्या क्या आता है, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, नॉमिनेशन एंड सिचुएशनल टेस्ट। मैंने तो रॉनिस से किया था, RONIS, ठीक है। तो ये कर लेना। बाकी मैंने ये पूरा क्यों बता दिया आपको चैप्टर, आई डोंट नो, बट ये चैप्टर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट। हैलो इफेक्ट, मिडिल, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये चैप्टर इजी है, बट आपको ये 4-5 दिन में अच्छे से NCERT पढ़ के कंप्लीट करना होगा, ये तभी हो पाएगा। स्ट्रेस वाला चैप्टर भी मैंने आपको बता दिया था कि आप उससे भी कर सकते हो, माइंड मैप से, वो ज़्यादा इजी रहेगा। पहले माइंड मैप से करना, फिर चैप्टर पढ़ना, ये मेरा रिकमेंडेशन है। और जैसे जो लास्ट चैप्टर है वो बस 6 मार्क्स का है, वो बहुत इजी चैप्टर है, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। उसमें मेन तो बस वही है कि ग्रुप थिंक और आई थिंक ग्रुप थिंक और ग्रुप पोलराइजेशन, जो भी वो वर्ड थे, 2 वर्ड्स थे, उसमें मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। उस कॉन्सेप्ट को बहुत बार पढ़ना, अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार 3 बार उसकी डेफिनेशन पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट वो जो है। बाकी उसमें ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, ये सब तो हमें पता ही होता है, जो भी इसके कॉम्पोनेंट्स है और ये सब। इवन एटीट्यूड वाले चैप्टर में भी मोस्टली मेरे को दिक्कत आई थी थियोरीज में, वो कर लेना। बाकी तो ABC कॉम्पोनेंट और ये सब तो ईजी है। ये दोनों चैप्टर भी आपको माइंड मैप से आप देख लोगे ना तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि आपको अंदर का लिखना आएगा, ठीक है। ऑल्सो एक प्रो टिप है कि अगर आप चैप्टर लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कर रहे हो ना, तो अगर आपको ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो आप साथ में थेरेप्यूटिक अप्रोचेस कर सकते हो, ताकि आप इंटरलिंक कर पाओ उनको। पर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी है तो मत करना। बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये दोनों साथ कर पाओ तो आपको पता चलेगा, हाँ इसमें हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये थेरेपी कब यूज़ हो सकती है, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल।
और ऑल्सो आई एम नॉट गुड एट हिस्ट्री एंड ऑल दैट लर्निंग स्टफ, तो इसलिए मैंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जो शुरू का था ना, जिसमें वो बता रहे रेनेसां पीरियड ये वो, मैंने वो बहुत बार उसमें भी मैंने सारी मार्क किए थे कि ओके ये वाला पीरियड था, फिर ये वाला ये पीरियड था, जो भी थियोलॉजिज्म वो सारी जो वर्ड्स थे वो, स्पेशली अगर आप हिस्ट्री में अच्छे नहीं तो वो बहुत अच्छे से शुरू से मतलब लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। बाकी DSM-5, ICD-10 इन सब के फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए आपको, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैन्यूल और इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, तो ये आपको पता होना चाहिए किसने कौन सा दिया है, APA की फुल फॉर्म, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो डिसऑर्डर्स में भी आपको पता होना चाहिए कि इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं दूसरे डिसऑर्डर से, कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और मतलब डिफ्रेंशिएशन आ सकती है, और पैनिक डिसऑर्डर में डिफरेंस बताओ, ये मेरे बोर्ड में आया था। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पथी वर्सेस सिंपथी, और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, वो सारी थेरेपीज़ प्लस ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ मैं आपको बता रही थी, तो अलग थेरेपीज़ जो आएंगी वो पूछ लेंगे ये क्यों यूज़ होती है, ये क्यों यूज़ होती है, ये कहाँ यूज़ होती है, कब होती है, कैसे होती है। तो चैप्टर 5 में मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उन्हें ओवरलुक कर देते हैं। रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल से भी मेरे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता था, उसको भी मत छोड़ के जाना, जो लास्ट का पार्ट है उसे भी करके जाना। और आई थिंक चैप्टर 5 में काफ़ी चीज़ें कटी हुई हैं, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि CVT के लिए आप तब भी वो एक बार पढ़ लो, बिकॉज इट्स एक्चुअली इंटरेस्टिंग, और अभी आपके पास टाइम है तो बाद में आपके ऊपर एक प्रेशर नहीं होगा। तो चैप्टर 5 का तो एटलीस्ट पढ़ ही रहो, ट्रांसफरेंस, न्यूरोसिस, जो वो सब है ना, आप वो पढ़ लो, चाहे वहाँ लिख के मत आना प्लीज़, ध्यान रखना, बट वो सब पढ़ लो। माय गॉड, आई फॉरगॉट चैप्टर 3 में जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है, उसका डायग्राम और उसका जो भी पूरा जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम और डायग्राम के साथ कर लेना। वो क्वेश्चन आपको मिल सकता है 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, जितने भी मार्क्स होते हैं वो किसी भी उसमें आपको दे सकते हैं, इवन पार्ट्स में भी दे सकते हैं आपको। और जो वर्ड है ना साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, उसकी स्पेलिंग आनी चाहिए, उसका मीनिंग आना चाहिए, और हाँ वो सब कर लेना। वो चैप्टर एक्चुअली काफ़ी छोटा है, वो हो जाएगा आपसे। एंड और स्ट्रेस रेजिलिएंट पर्सनालिटी, बाकी ना जो लास्ट का पार्ट है ना चैप्टर 3 का, इट इज़ एक्चुअली वेरी डेली लाइफ बेस्ड, ठीक है, तो वो आप एक बार पढ़ भी लोगे, और उसके ना आप कुछ निमोनिक्स बना लेना, तो आपको वो याद हो जाएगा सारे। जैसे मैंने बनाया था रैट पिस डो तो इट इज़ वियर्ड बट लाइक हमें वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। तो दैट्स हाउ यू कैन लर्न चैप्टर 3 के जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं, बहुत ईजी हैं, आप उनकी डेफिनेशन तो लिख ही लोगे, बस आपको मेन हेडर्स याद रखने हैं उसमें। शुरू का पार्ट चैप्टर 3 का थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट बढ़िया है। एंड वो क्या था, वो अप्रेजल वाला, अप्रेजल 1, अप्रेजल 2, वो भी बहुत ईजी है, आपको माइंड मैप से समझ आ जाएगा। और जो चैप्टर 6 है उसमें मुझे बस फ्रिट्ज हाइडर वाला POX ट्रायंगल था, उसमें डिफ़िकल्टी आती थी, तो उसका एक बार डायग्राम कर लेना, वो पक्का आएगा। मुझे लग रहा है तुम्हारे पेपर में वो पक्का आएगा, क्योंकि मेरे में भी आया था। एंड वो चाहे 4 मार्क्स में आए, 6 मार्क्स में आए, डायग्राम बना देना, बहुत ईजीली मार्क्स मिल जाएंगे। वो पक्का करके जाना। सारी थ्योरीज एटीट्यूड की तो बहुत अच्छे से मैंने लास्ट डे की थी भाई, वो आई रिमेंबर, और हो गई थी, तो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस आउट ऑन इट, हो जाएगा। एक बार बस अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको बस एक बार पढ़ना है, और लास्ट में आपको सारे PYQs, केस स्टडीज़ रिवीजन करते रहना है। अब जितना भी आपके पास टाइम बचेगा, अभी NCERT से पढ़ने लग जाओ अच्छे से, अगर आपने कुछ स्टार्ट नहीं भी किया है तो। बाकी साथ साथ में मैं स्क्रीन पे आपको सब कुछ बताती रहूँगी, सारे माइंड मैप्स में आई होपफुली मैं लगा दूँगी यहाँ पे, तो आपको अगर नहीं जाना वहाँ पे तब भी आपकी हेल्प हो जाएगी। Thank you so much for watching this video. I hope it was helpful to you. कोई भी डाउट हो let me know in the comments and I'll try to make sure कि आपकी सारे डाउट्स आंसर हो।